हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर, और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उदय बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी, और हमने क्षितिज भाग 1 के लगभग सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से जान लिया, समझ लिया, और ये भी जाना कि किस तरीके से प्रश्न उत्तरों को हल करना चाहिए। अब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार चैप्टर जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस चैप्टर का नाम है रीढ़ की हड्डी। अब इस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों है और इस चैप्टर के अंदर क्या ऐसी विशेषता है कि इसका नाम इस तरीके से इतना इंटरेस्टिंग दिया गया है, इन सारी बातों को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हम बढ़ते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, यानी कि जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को सीखा था। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम था मेरे संग की औरतें, जो कि संस्मरण विधा का चैप्टर था। ठीक है, अब भाई दिमाग के अंदर आता है कि भाई संस्मरण विधा क्या होती है, तो एक बात समझ लो, वह विधा जिसमें लेखक जो है अपनी यादों को लिखता है, और किस क्रम में लिखता है, यादों के याद आने के क्रम में लिखता है। इस संस्मरण में हमने क्या पढ़ा था भाई, ये चीज भी समझ लो कि भाई नारियां जो होती थी उस समय वो किस प्रकार की थी। ठीक है, नारियों के जीवन जीवन का परिवर्तन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, परिवर्तन, कि भाई स्त्रियां भी जो हैं वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होती हैं, किस तरीके से उनकी सोच डेवलप होती है और उस सोच का क्या मुजाहरा होता है। ठीक है, यानी कि जो सोच का जो प्रत्यक्षीकरण होता है, जैसे लेखिका की नानी के बारे में लेखिका बताती हैं कि भाई मेरी जो नानी थी वो लीग से हटकर काम करती हैं, और अपनी जो बेटी की शादी है वो अपने दोस्त के साथ कराती हैं, सॉरी दोस्त के लिए तय कराती हैं कि भाई उनका दोस्त जो है वो बेटी की शादी तय करेगा। ठीक है, इस चीज को बताती हैं। ठीक है, फिर आगे एक बात बताते हैं कि भाई उनकी परदादी भी जो थी वो कम नहीं थी, परदादी भी जो है वो अलग तरीके से सोचती थी, और सोचती थी कि घर में जो पहली बेटी आए, यानी कि जो बहू की पहली संतान हो वो बेटी ही हो। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उस दौर में औरतों की जो मेंटेलिटी थी, सोचने की जो क्षमता थी, वो अपने समय से बहुत आगे थी। ठीक है, तो यहाँ बेटा हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। अब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, आज के चैप्टर में ना हम समझेंगे सारांश, इस चैप्टर का सारांश क्या है, और फिर हल करेंगे प्रश्न उत्तरों को। पर इससे पहले ना चैप्टर को थोड़ा सा समझ लो कि इस चैप्टर का जो टाइटल है ना वो ऐसा क्यों दिया गया है, रीढ़ की हड्डी इस चैप्टर का टाइटल क्यों दिया गया है। देखो, मूलतः इस चैप्टर में ना जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है, उस विधा का नाम है, क्या है भाई, एकांकी। ठीक है, विधा कौन सी है, एकांकी। ठीक है, अब एकांकी क्या वाला है भाई, तो इस बात को समझ लो, वह साहित्यिक रचना जिसमें केवल एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। और एक अंक किस आधार पर होता है, किसी व्यक्ति के, किसी पात्र के जीवन की केवल एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें जो पात्र होगा, ठीक है, केवल एक ही केंद्रीय पात्र होता है। क्या होता है, मुख्य पात्र कौन सा होता है, एक ही पात्र होगा। ठीक है, बाकी के बाकी सारे के सारे सहायक पात्र होंगे। यहाँ कोई एक केंद्रीय समस्या होगी, क्या होगी, एक ही समस्या होती है यहाँ, समस्या या उद्देश्य एक ही होता है बेटा इसका। ठीक है, अब भाई यहाँ ये तो हुआ विधा की बात कि हम किस विधा को पढ़ रहे हैं, पर जरा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस टाइटल की बात करते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल जो है वो रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया है। देखो बेटा, रीढ़ की हड्डी जो शब्द है ना, ये शब्द इंडिकेट करता है आदमी के आत्मसम्मान को, आदमी के कैरेक्टर को। ठीक है, आदमी की मोरल वैल्यूज को, कि आदमी किस तरीके का है, इन सारी चीजों को इंडिकेट करता है केवल और केवल एक मुहावरा जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो कहते हैं ना, कभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि भाई वो रीढ़ की हड्डी वाला इंसान नहीं है, यानी कि बहुत मजबूत डिसीजन नहीं दे पाता है, बहुत सारे जो नैतिक निर्णय हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो रीढ़ की हड्डी वाला इंसान है, मजबूत हड्डी वाला इंसान है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना इस टाइटल के माध्यम से बताया जा रहा है। अब हम कहानी की ओर बढ़ें, इस एकांकी की ओर बढ़ें, इससे पहले समझ लीजिए कि भाई ये एकांकी है किस तरीके की। इस एकांकी में एक समस्या का वर्णन किया गया है कि कैसे जो एक समस्या है, अब भाई ये समस्या क्या है, तो ये समस्या है उस समय में, मतलब आज के 50-60 साल पहले स्त्रियों की शिक्षा के प्रति
और एक स्त्रियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो उनके प्रति किस तरीके की मानसिकता जो है वो समाज में आती है। देखो यहाँ दहेज की समस्या भी है, उसका भी जिक्र हल्के हल्के तरीके से आता है, पर दहेज की समस्या यहाँ मूल समस्या नहीं है, ठीक है। यहाँ समस्या है कि स्त्रियों के प्रति जब उनकी शादी होती है, किसी भी लड़की की शादी होती है, तो वहाँ कैसे भाव से उन्हें देखा जाता है, किस तरीके से उन्हें जज किया जाता है, ये मूल समस्या है, ठीक है। और फिर यहाँ ये भी बताया गया है कि लोग अपना हिस्सा नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते कि हम किस तरीके के हैं, बस देखते हैं तो सामने वाली लड़की को देखते हैं कि लड़की किस तरीके की है। तो इन सारी समस्याओं में एक रची बसी एक एकांकी है जो बहुत ही शानदार एकांकी है। तो आइए बच्चों समझते हैं इस एकांकी के सारांश को, ठीक है। अब यहाँ बात शुरू होती है जब एकांकी की, तो इस तरीके से शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी शुरुआत में बताया जाता है कि उमा एक पढ़ी लिखी एवं शादी के योग्य लड़की है, ठीक है। अब यहाँ बेटा उमा जो है ना वो केंद्रीय पात्र है, ठीक है। ये केंद्रीय पात्र क्या होता है ये भी समझ लो। केंद्रीय पात्र यानी कि वह पात्र जिस पर सारी की सारी कहानी या एकांकी घूमेगी, ठीक है। इसको नायक या नायिका भी कहा जाता है इस पात्र को, ठीक है। तो उमा जो है ना इस एकांकी की कौन है, नायिका है, ठीक है, नायिका है, ठीक है। यानी कि हीरोइन है इस फिल्म की, ठीक है। और इस पूरी की पूरी फिल्म में एक ही हीरोइन है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब साइड आर्टिस्ट है। तो चलो बच्चों देखते क्या होता है। तो होता है शुरुआत में बताया जाता है कि भाई उमा जो है एक सुशिक्षित लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, संस्कारित लड़की है, और उसकी शादी के लिए जो है उसके पिताजी बड़े चिंतित रहते हैं, एक योग्य लड़का जो है वो खोज रहे हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में क्या होता है भाई कि उनके घर कुछ लोग आने वाले हैं जो उमा को देखने वाले हैं, यानी कि शादी की बात करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। अब कौन लोग आने वाले हैं तो ये भी समझ लो भाई, आने वाले हैं उनके घर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का, ठीक है। अब गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है और उनका लड़का जो है वो बीएससी किया हुआ है और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों लोग जो हैं वो उमा को देखने के लिए आने वाले हैं, उमा की शादी की बात करने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि भाई जब भी बेटी की शादी की बात होती है तो घर में तैयारियां बहुत जोर शोर से होती हैं, ठीक है। तो उसी तमाम तरीके की तैयारियों में सारा घर लगा हुआ है। हॉल में एक चारपाई यानी कि तख्त बिछाया जाता है। अब यहाँ तख्त का मतलब समझ लो बेटा, तख्त मतलब जो लकड़ी से बना पलंग होता है, जो पूरा लकड़ी से बना होता है, उसको तख्त कहते हैं, ठीक है। तो तख्त बिछाया जाता है, सारी तरीके की तैयारियां की जाती हैं नए नए तरीके की, ठीक है। और भाई चूंकि यहाँ दिखाने का मसला ज्यादा होता है, शादियों में ना लोग बाग ज्यादा दिखाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों पक्ष अपना अपना हिस्सा बहुत ज्यादा तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ हारमोनियम सजाई जाती है, सितार सजाया जाता है हॉल के अंदर की भाई कैसे भी ये पता तो चले कि हमारी लड़की जो है वो कितनी गुणी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है इस कहानी में। तो यही सारी चीजें होती हैं कि भाई रामस्वरूप जो होते हैं वो एक नई दरी बिछाते हैं, नए नए गुलदस्ते जमा रहे होते हैं, टेबल पर नया मेज पोश भी बिछाया जाता है, सारी चीजें जो है वो एकदम अप टू डेट की जाती हैं कि लगना चाहिए हाँ हाँ भाई बढ़िया घर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में जो है वो रामस्वरूप जी व्यस्त होते हैं। रामस्वरूप कौन है भैया, रामस्वरूप है नायिका के पिता यानी कि उमा के पिताजी हैं, ठीक है। अब जो लड़की के पिताजी हैं उन सारी चीज़ों में व्यस्त होते हैं, भाई तैयारी करा रहे होते हैं। इसी बीच में आती हैं लड़की की माँ यानी कि उमा की माता जी जिनका नाम है प्रेमा, और प्रेमा आके कहती हैं कि भैया तुम तो बड़ी तैयारी कर रहे हो कि भाई हमें लड़की की शादी करना, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। क्यों बैठी है भैया, क्योंकि उसका मन जो है वो इन सारी चीजों में नहीं है, उसे शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई पर उनके जो पिताजी होते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से शादी हो जाए, और उमा शादी करना चाहती नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ जो होता है वो बाप बेटी के अंदर द्वंद्व हो रहा होता है, इसीलिए उमा जो होती है वो मुंह फुलाकर गुस्से में बैठी होती है। तो इस बात पर जो है ना वो कहते हैं भाई अपने पिताजी उनके कि भाई उमा को मनाओ किसी भी तरीके से, उमा की माँ से, ठीक है। फिर देखो आगे क्या होता है कहानी में। तो उसके बाद ना राम उनकी जो माता जी होती हैं कौन, प्रेमा, वो कहती हैं अपने पति से यानी कि रामस्वरूप से कि भाई तुमने ही तो पढ़ाया लिखाया था और अब पढ़ा लिखा दिया है तो उसका सर जो है वो आसमान पर चढ़ने लगा है, ठीक है, और वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। ये बात उसको खटक जाती है, ये बात जो है वो प्रेमा की माँ सॉरी प्रेमा कह देती है, ठीक है। अब जब ये बात वो रामस्वरूप से कहती हैं तो रामस्वरूप भी उस बात को टाल मटोल कर जाते हैं, ठीक है हटाओ हटाओ,
पर यहाँ ना बात ये होती है, मूल बात जो है कि उमा जो है वो एक बीए पास लड़की है, ठीक है। देखो बीए का क्या कीमत है भाई, आजकल जो लोग कहते हैं ना बीए का कीमत नहीं है, तो बीए का बहुत कीमत है भाई। उस समय बीए मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो भाई उमा जो है वो बीए पास लड़की है, पर जो लड़के वाले हैं उन्हें 10वीं पास से ज्यादा लड़की चाहिए ही नहीं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि एक सिंपल सी लड़की मिल जाए जिससे जीवन कट जाए, ठीक है। पर उमा जो है वो बीए पास है, और यहाँ उमा की मम्मी बोलती हैं कि भैया काहे तुम बीए पढ़ाए हो लड़की को, 12वीं ही पढ़ाई देता, अब तो वो तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रही लड़की, ठीक है। तो यहाँ एक अलग विषय चल रहा है। अब इन्हीं बातों को सुनकर, प्रेमा की बातों को सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़कियों के साथ श्रृंगार का क्या महत्व है। लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ एक बात उन्हें खटकती रहती है, क्योंकि उमा शादी करना नहीं चाहती, तो उस तरीके से वो तैयार भी नहीं होती। पर रामस्वरूप ये रिश्ता हाथ से ले जाना नहीं चाहते कि भाई ये रिश्ता हाथ से ना छूटे, कैसे भी करके शादी हो जाए। तो इन्हीं दोनों की तनातनी के बीच उनकी जो माँ है वो कह देती हैं कि भाई तुम्हें लड़की को ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए था, ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए था। और इस बात को टाल मटोल करते हुए रामस्वरूप जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी उमा तो वैसे ही सुंदर है, इन सारी चीज़ों का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से बात आगे बढ़ती है, और तैयारियों के बीच ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब शादी माहौल चल रहा हो तो आप किसी को नाश्ता ना कराएं। तो भाई वो सारी नाश्ते की तैयारियां चल ही रही होती हैं कि उन्हें अचानक से ध्यान आता है कि भाई टोस्ट पर जो मक्खन लगाया जाता है ना, देखो टोस्ट भी मिल रहा है शादी वादी में नाश्ते में, ठीक है। तो समझ लो भाई नमकीन भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि टोस्ट पर जो मक्खन लगाया जाता है वो नहीं होता है, तो वो मक्खन लेने के लिए वो रतन को भेज देते हैं। अब ये रतन कौन है ये भी जान लो, रतन है उस घर का नौकर, ठीक है। तो जैसे ही रतन दरवाजे से बाहर निकलता है मक्खन लाने के लिए, वो देखता है कि दो लोग जो हैं वो बड़ी तेजी से घर की ओर चले आ रहे हैं। तो रतन जो होता है वो वापस घर लौट कर आता है और बताता है कि भाई कोई आ रहा है हमारे घर। अब ये बात जैसे ही रामस्वरूप जी सुनते हैं तो बढ़िया सजग हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है भाई, गोपाल प्रसाद जी जो हैं यानी कि गोपाल बाबू जो हैं और उनका लड़का जो शंकर है, वो दोनों उनके घर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इनका भरत मिलाप होता है, मिलते जुलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसी बातचीत में हमें उनके व्यवहार का वर्णन पता चलता है इस एकांकी में, कि गोपाल जी जो हैं यानी कि गोपाल बाबू हैं वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। लेखक ने अलग से भी बताया है कि गोपाल जो है ना, गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है, ठीक है। और आवाज से ही वे बेहद अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं, ठीक है। अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस, और फितरती मतलब जो आदमी को आदमी के हिसाब से जज करता है कि इससे मेरा क्या फायदा हो सकता है, इस तरीके से जो जज करता है उसे कहते हैं फितरती इंसान, ठीक है। तो ये गोपाल बाबू के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखो रामस्वरूप बाबू ने क्या किया, गोपाल बाबू का स्वागत किया। और ये कॉमन बात है कि जब भी आप किसी के घर जाइएगा तो वो चाहे ना चाहे, लेकिन जब आप सामने ही आ जाइएगा तो स्वागत तो करेगा। तो वैसे ही रामस्वरूप जी ने गोपाल जी का स्वागत किया, ठीक है। और स्वागत के दौरान दोनों की औपचारिक बातचीत शुरू हुई कि साहब कहाँ हमारा ज़माना था, कहाँ आज का ज़माना है, ठीक है। और ये दुनियादारी की तमाम तरीके की बातचीतें हुई। फिर थोड़ी देर में चाय नाश्ते की हो जाती है, भाई चाय नाश्ता आता है, दोनों चाय नाश्ता करते हैं, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है कि रामस्वरूप जी उठकर अंदर जाते हैं, ठीक है, अपनी पत्नी से कुछ बात करने के लिए। इसी बीच में गोपाल बाबू ये देखते हैं कि उनका लड़का जिसका नाम शंकर है वो कमर झुकाकर बैठा हुआ है। तो वो उसे इशारा करते हैं कि भाई तुम कमर झुकाकर क्यों बैठे हुए हो, कमर जो है वो सीधी कर कर बैठो एकदम चेतन अवस्था में, कि भाई हम लड़के वाले एकदम कड़क राइट ऐसे बैठना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बात कहते हैं। और बेटा यहाँ ना ये कहानी का मर्म है, ठीक है, कि भाई उसकी कमर जो थी वो क्यों झुकी हुई थी, ये कहानी का मर्म है। यहाँ कमर के बारे में ना बार बार इंडिकेशन आता है कि कमर झुका हुआ कर क्यों बैठा है, कमर ऐसी क्यों है, कमर वैसी क्यों है, तो इन सारी चीज़ों का इंडिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ एक बात कहते हैं कि भाई कमर झुकाकर क्यों बैठे हुए, कमर सीधी कर कर बैठो, ठीक है। ये बात आई गई हो जाती है, कहानी आगे बढ़ चलती है। इतने ही बीच में क्या होता है कि रामस्वरूप और उनके जो दोनों दोस्त होते हैं, रामस्वरूप और जो गोपाल बाबू होते हैं, वो चाय नाश्ता कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोपाल बाबू कहते हैं कि भाई असल मुद्दे पे आओ, जो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ एक शब्द आया शादी के लिए बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बिजनेस क्या है। अब यहाँ एक मेंटेलिटी भी उनकी शो हो रही है गोपाल बाबू की, कि कैसे शादी को बिजनेस बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कहानी उस दौर की है जहाँ दहेज अपने चरम पर हुआ करता था, ठीक है, कि भाई लड़की की शादी करना है तो दहेज देना ही देना है। समाज में आज कुछ परिवर्तन आया है, ठीक है, तो वो भी उतना ठीक ठाक नहीं आया है।
आज भी कई दिक्कतें हैं, ठीक है। पहले का समय अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, आज का समय अलग तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है। तो यही वो असली मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि कहते हैं कि बिजनेस के बारे में बताओ, और फिर इसी चीज़ को बताते हुए कहते हैं कि भाई जन्म पत्रिका मिलाई कि नहीं मिलाई। क्योंकि हिंदुस्तान में ना कुंडली मिलाने का बड़ा रिवाज है। आदमी की सोहबत आदमी से मिले ना मिले, दो लोगों की आपस में पटरी खाए ना खाए, पर किसी की कुंडली का चंद्रमा दूसरे की कुंडली के चंद्रमा से जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये विचित्र बात है, पर दोनों की बातें होती हैं कि भाई कुंडली मिलाई कि नहीं मिलाई। तब इस पर गोपाल बाबू क्या कहते हैं कि भाई दोनों की जो जन्म पत्रिका है ना वो भगवान के चरणों में रख दी है, ठीक है। और इस तरीके से उनकी बातचीत होने लगती है। फिर आगे गोपाल बाबू बताते हैं कि अपने बारे में बताते हैं गोपाल बाबू कि मेरा जो लड़का है वो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। और इसी बात को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना पढ़ा लिखा लड़का है तो लड़की भी पढ़ी लिखी लाओ, और इसी तरीके से दोनों का इक्वेलिटी हो जाएगा, एजुकेशन में जो है इक्वेलिटी हो जाएगा, घर बढ़िया चलेगा। पर इस बात को गोपाल बाबू कुतर्क में देते हुए काट देते हैं कि भाई लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख जाएं, ठीक है, और ज्यादा थोड़ा एजुकेटेड हो जाएं, तो भाई उनका जो है ना वो दिमाग सातवें आसमान पर चला जाता है, वो पॉलिटिक्स करने लगती हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं गोपाल बाबू, ठीक है। तो उन्हें भी डर लग रहा था कि भाई उनकी बहू जो है कहीं ज्योति मौर्य ना बन जाए, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, भाई उन्हें भी इस चीज का डर लग रहा था, ठीक है। फिर बात जो है ना, बात घूम कर आती है रामस्वरूप बाबू के पास, और रामस्वरूप बाबू से गोपाल बाबू पूछते हैं कि क्या जो उमा है वो सुंदर है। इस पर जो है रामस्वरूप बाबू ये कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिएगा, खुद ही जब वो आएगी बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बात चलती रहती है। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई इसके बाद रामस्वरूप बाबू जो है वो उमा को बुलाते हैं, ठीक है। गोपाल और शंकर दोनों जब देखते हैं उमा को, तो ये देखते हैं कि भाई उमा ने चश्मा पहना हुआ है, और दोनों ही इस बात को चौंक जाते हैं। इस बात को देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं कि भाई उमा ने चश्मा पहना हुआ है। तो भाई गोपाल बाबू पूछते हैं रामस्वरूप जी से कि भाई ये चश्मा क्यों पहना हुआ है। तो वो बताते हैं कि भाई क्या है साहब, हमारी लड़की ना बहुत सिलाई बुनाई का काम करती है, दिन भर सिलाई बुनाई करती रहती है, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि नज़र कमजोर हो जाती है, तो थोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ गोपाल बाबू खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है भैया, जैसा भी है काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ एक बात भी समझ लो बेटा, यहाँ एक हल्का सा इंडिकेशन दिया गया है कि भाई स्त्रियों का जब भी शादी होता है, किसी भी लड़की का शादी जो होता है, उसका व्यवहारिक गुण कैसा है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता है। इस बात को जांचा जाता है कि लड़की घर का काम कर पाएगी कि नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों के इस एकांकी में बड़ी सुंदरता से पिरोया भी गया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे गोपाल प्रसाद से गाने बजाने के संबंध में। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं, तो उमा मीरा का एक सुंदर सा गीत गाती है। उसके बाद में पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी उमा से पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती रहती है। वो उमा से प्रश्न के जवाब ना उमा से प्रश्न के जवाब देने को कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब देने के लिए कहते हैं। तो बेटा इस पूरे संवाद में जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब भी लड़की की ना दिखाई होती है, ठीक है, जब भी लोग लड़की को देखने जाते हैं तो तमाम तरीके के प्रश्न करते हैं, ठीक है, कि भाई खाना बना लेती हो कि नहीं, कढ़ाई कर लेती हो कि नहीं, सिलाई कर लेती हो कि नहीं। ये तमाम तरीके की चीज़ें पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि बेटा जॉब करना है कि नहीं, कलेक्टर बन पाओगी कि नहीं, क्या आगे की तैयारी है। तो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। और इन्हीं सारी बातों से ना उमा को चिढ़ होने लगी कि भाई ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, कि खाना बना लेती हो कि नहीं, कि क्या कर लेती हो कि नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर उमा को चिढ़ होने लगी, और जब उमा को चिढ़ होने लगी तो उसने जवाब देना बंद ही कर दिया। अब जब उमा जवाब नहीं दे रही थी तो गोपाल बाबू को भी ये बात बुरी लगी, और रामस्वरूप बाबू ने भी कहा कि भैया जवाब तो दो। अब इस पर ना एक इंटरेस्टिंग, यही कहानी का वो पॉइंट है जो एकांकी की सार्थकता सिद्ध करता है, ठीक है। अब यहां से उमा बोलना शुरू करेगी, और जब उमा बोलती है तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता भैया। अब देखो क्या होने वाला है, देखो अब उमा कैसे बोल रही है। उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है? दुकानदार ग्राहकों को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह से ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप उसे टोकते हैं, पर गोपाल प्रसाद नजर नाराज होने लगते हैं। लेकिन उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं जरा उनसे पूछिए
क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उन्हें चोट नहीं लगती हो? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या उन्हें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है? ठीक है। तो बेटा होता यह है कि इतनी सारी बातचीत जब हो जाती तो उमा को आ जाता है गुस्सा, और उमा बिल्कुल सनकते हुए कह देती है कि ये बताओ कि कुर्सी दरवाजे भी, जो कुर्सी मेज होते हैं, क्या वो भी कभी जवाब दिया करते हैं? जनरली तो यही होता है कि दुकानदार ग्राहक को जो है वो कुर्सी मेज दिखा देता है और वो उसे खरीद लेता है, पसंद आए या ना आए। तो इस बात पर जब उमा ऐसा कह देती है तो उमा के पिताजी जो होते हैं वो उसे रोकते हैं कि अरे तुम क्या कह रही हो? उमा कहती है कि अरे पिताजी अब रुक जाओ, अगर बोल ही रही हूँ तो थोड़ा सा बोल लेने ही दो, ठीक है। तो वो फिर आगे अपनी बात को कंटिन्यू कहते हुए कहती है कि भाई ये बताओ, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या किसी का सम्मान नहीं होता जीवन में? अब इस बात पर ना गोपाल प्रसाद ये कहते हैं कि भैया आपने क्या हमें अपनी हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था? ठीक है। तो फिर उमा क्या कहती है? उमा ये कहती है कि आप ये बताओ, इतनी देर से मेरे घर में बैठकर मुझसे ही उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो, उल्टे सीधे जवाब पूछ रहे हो, तो क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है? ये भी तो बेटा एक पॉइंट है, ठीक है। ये भी एक बात वो कहती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे भी ये बात कहती है, क्या कह रही है वो, कि भाई आप तो ना लड़कियों को भेड़ बकरी समझ रहे हो, कि उन्हें जांचो परखो और अगर जमता है तो अपने साथ रख लो, ठीक है। इस तरीके से वो कहती है। और फिर आगे वो कहती है शंकर पर कटाक्ष करते हुए कि आप इतनी तो मेरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, आप जरा अपने लड़के के बारे में भी तो जांच पड़ताल करिए, अपने लड़के के बारे में भी तो जानिए, पूछिए। ये पिछले बार जो है ना, पिछले साल की फरवरी में गर्ल्स हॉस्टल में पिटते हुए पाया गया था, ठीक है, यहाँ इसको बड़ी बेइज्जती करके गर्ल्स हॉस्टल से भगा दिया गया था, ठीक है। तो जब ये बात गोपाल प्रसाद जी सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम कॉलेज पढ़ी हो? तो उमा कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल हम कॉलेज पढ़े हैं, पर हमने चोरी नहीं की है, ठीक है। कॉलेज पढ़ना कोई अपराध नहीं है, हम बड़े ही अच्छे तरीके से कॉलेज पढ़े हैं और अपनी मर्यादा के अंदर रहकर कॉलेज पढ़े हैं, ठीक है। हमें कभी हॉस्टल से धक्के मार के भगाया नहीं गया, ठीक है। तो इस बात से ना गोपाल दास जी और चिढ़ जाते हैं और खींच जाते हैं गोपाल प्रसाद जी, ठीक है। और खींचते हुए क्या कहते हैं कि भाई आपने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, और इसे कहते हैं चलो भैया चलो यहाँ से, ठीक है। तो इस बात पर ना जब वो जाने लगते हैं तो उमा जो है वो कहती है कि एक बात बताइए, आप जा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जाओ, ठीक है, पर अपने लड़के से जरूर पूछ लेना घर जाके क्या उसकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी की पूरी कहानी का जो है, इस पूरी की पूरी एकांकी का अंत होता है, ठीक है। अब यहाँ एक बात आती है कि भाई रीढ़ की हड्डी है या नहीं, ऐसा उमा पूछती है। तो रीढ़ की हड्डी किस चीज का प्रतीक है, ठीक है, यहाँ एक प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है, कि भाई रीढ़ की हड्डी जो है वो किस चीज का प्रतीक है, ठीक है। हड्डी, ठीक है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? तो यहाँ बेटा एक चीज समझ लो कि रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो बहुत सारी चीजों का प्रतीक माना जाता है, जैसे आत्मसम्मान, किसका? सम्मान, ठीक है। फिर इसको चरित्र का प्रतीक भी माना जाता है, चरित्र, ठीक है। फिर नैतिकता, नैतिकता, ठीक है। तो यहाँ रीढ़ की हड्डी बहुत सारी चीजों का प्रतीक है, और इसीलिए उमा उनसे कहती है कि भाई एक बार तो सही अपने लड़के से भी तो पूछो क्या उसमें रीढ़ की हड्डी है, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से किसी बात को कह सकता है, क्या उसका चरित्र बहुत अच्छा है, क्या उसकी जो नैतिकता है वो बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीजों पे ना वो प्रश्न लगा देती है कि भाई तुम्हारे लड़के में रीढ़ की हड्डी है कि तुम बस ऐसी बातें दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ बेटा हमने चैप्टर को समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर से जुड़े प्रश्नोत्तरों को, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, ठीक है। तो देखो बेटा यह स्वाभाविक बात है कि जब भी दो बुजुर्ग व्यक्ति मिलेंगे अपने समय की बात करेंगे, और आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारे कोई परिचित लोग मिलते हैं जो बुजुर्ग हों अपने समय की बात करते हैं। पर आज के समय में और उनके समय में अंतर है, समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और परिस्थितियों के साथ साथ आदमी के व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। तो आज के संदर्भ में ये सारी की सारी चीजें प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। पहले के समय में होता था, अब तो ये केवल बात करने का जरिया बस है कि जो चीज़ें हैं हमारे समय में ऐसा होता था और अब ऐसा होने लगा, ठीक है। तो ये केवल और केवल जरिया है, ठीक है। यहाँ कोई भी चीज़ जो है वो परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा अगले प्रश्न की ओर। रामस्वरूप की
अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ ना पिता की दो विवशताएं होती हैं। एक तो बात यह है कि जब भी पिता अपनी बेटी को पढ़ाता है तो वो चाहता है कि उसकी जो बेटी है वो बहुत सक्षम हो, ठीक है, दुनिया में सब कुछ जो है वो उसकी बेटी कर सके। पर विवशता ये है कि विवाह एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, तो उस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें छुपाना पड़ता है अपनी बेटी के एजुकेशन को, कि भाई उनकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, इस बात को उन्हें छुपाकर उनकी शादी करनी पड़ती है। तो यहाँ एक पिता के दोहरे व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास किया गया है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो सामान्य रूप से ये चाहता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन जिए, ठीक है, पर दूसरी तरफ सामाजिक दबाव के चलते, ठीक है, क्योंकि ये जो एकांकी लिखी गई ये उस समय की बात है जहाँ समाज में रूढ़ियाँ थीं, ठीक है, तो वहाँ ये माना जाता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़की होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है घर गृहस्थी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि भाई पढ़ी लिखी लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है, बस ये है कि वो घर गृहस्थी चलाने में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था उस समय, ठीक है। तो ये बात जो है वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? ठीक है, देखो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल है। अब क्यों है भाई, और बहुत रोचक भी है, ये बात भी जान लो। देखो जिस तरीके से आप बच्चे को पालेंगे बच्चे का व्यवहार उस तरीके से हो जाता है। उमा को बहुत पढ़ाया लिखाया गया, बहुत सारी एजुकेशन दी गई, तो उसका व्यवहार जो था वो एक प्रखर व्यक्तित्व के रूप में बाहर आया। पर जब शादी की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति हो, एक प्रखर व्यक्तित्व की अपेक्षा एक दबी हुई स्त्री से प्रेम करना या एक दबी हुई स्त्री से शादी करना ही प्रेफर करता है उस समाज में। आज के समाज में भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी होती है कि हम जो है ना लड़की पर हावी हो सकें। पर यहाँ बात हो जाती है उल्टी। उमा का जो व्यक्तित्व बहुत ही प्रखर होता है, बहुत ही खुला हुआ व्यक्तित्व होता है, ठीक है, और ये इस व्यक्तित्व के आगे शंकर जैसा व्यक्ति ठहर नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये लिखना है कि जो बताया गया है दोहरा व्यक्तित्व ये अनुचित है, ठीक है। अब इस प्रश्न का उत्तर भी देख लो कैसे लिखना है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वह अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि उन्हें लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा ये इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो देखो बेटा यहाँ ना गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, जो सीधा सीधा बताता है दहेज, ठीक है, दहेज के कॉन्सेप्ट को, कि भाई शादी उसी से करेंगे जो भर के पैसा देगा, ठीक है। पर ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो यहाँ गोपाल प्रसाद तो सीधा सीधा अपराधी हैं ही, उससे बड़े अपराधी हैं रामस्वरूप, ठीक है। अब वही वो अपराधी क्यों है ये बात समझ लो, कि आप अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर उसकी योग्यता छिपा रहे हैं, यानी कि आप उसे ऐसे घर में शादी करा रहे हैं जहां उसका सम्मान उसके गुणों के कारण नहीं होगा, बल्कि उसे क्या क्या मिला, ठीक है, दहेज में कौन कौन सी चीज़ें मिली, इस कारण उसका सम्मान होगा, ठीक है। तो ये जो बात है, इस तरीके के दोनों तरीके के जो व्यक्तित्व हैं वो सरासर गलत माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा यहाँ ना दहेज की मानसिकता तो गलत है ही, पर अपनी बेटी की योग्यता के आधार पर उसकी शादी करने के अलावा केवल सुंदरता के आधार पर उसकी शादी कर देना भी गलत है, या केवल व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसकी शादी करनी चाहिए, ना कि किसी प्रभाव में या किसी अभाव में उसकी शादी करनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटी की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को संकेत करना चाहती है या किन कमियों को बताना चाहती है? तो देखो भैया पहली कमी तो यही है कि शंकर का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्टल में पकड़े गए थे धक्के खाते हुए, ठीक है। फिर जो है उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। ये भी बात है कि भाई जैसे पिताजी कह रहे हैं सीधे बैठो तो सीधा बैठ गया, पिताजी ने कहा झुक के क्यों बैठ रहे हो, तो भाई वो जिस तरीके से पिताजी चला रहे हैं उस तरीके से वो व्यक्ति चल रहा है, ठीक है।
वह शारीरिक रूप से असमर्थ है, वह शरीर से कमजोर है, इसलिए झुककर बैठा था। ठीक है, तो ये भी बात बताया गया कि भाई जो व्यक्ति झुककर चले, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में जिसमें शक्ति ना हो तो व्यक्ति हमेशा उस तरीके से झुककर ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को बताया गया है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चा, यहाँ जो है ना बात पूछी जा रही है कि दोनों कैरेक्टर में से किसकी ज्यादा जरूरत है समाज को। तो यदि लड़की का व्यक्तित्व तो उमा जैसा है, ठीक है, कि भाई वो मर्यादित रहकर पढ़कर अपने समाज को एक दिशा दे सकती है, ठीक है, तो जरूरत उसी की है। और शंकर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई उनका ना ही कोई कैरेक्टर है और ना ही उनमें कोई शक्ति है, कोई क्षमता है। ठीक है, देखो जीवन में ना हमेशा एक बात याद रखो कि हमेशा उसी व्यक्ति की पूछ परख होती है, वही व्यक्ति आइडियल बनता है जिसके पास शक्ति होती है। ठीक है, अब वो चाहे शक्ति किसी भी चीज की हो, ठीक है, चाहे आपके चरित्र की शक्ति हो, आपके ज्ञान की शक्ति हो, ठीक है, या आपके व्यवहार की शक्ति हो, ठीक है, तो वही व्यक्ति जो है वो समाज में ऊंचा स्थान पा पाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना उमा के बारे में जो कहा जा रहा है वो उसकी शिक्षा की शक्ति के बारे में बताया गया था इस एकांकी के अंदर, कि कैसे एक शिक्षित लड़की जो है वो उसके सोचने का क्रम क्या होगा, वो किस तरीके से सोचेगी, उसका जो व्यवहार है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को यहाँ बताया गया था। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी यही है कि भाई उमा जैसे व्यक्तित्व की हमें ज्यादा जरूरत है। समाज में अगर उमा जैसा व्यक्तित्व होगा तो पूरी की पूरी पीढ़ी में परिवर्तन आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो बेटा रीढ़ की हड्डी की सार्थकता यही है कि जिस तरीके से इंसान में रीढ़ की हड्डी होती है, बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ करना तो दूर वो चल ही नहीं सकता। ठीक है, उसी तरीके से इस एकांकी में समाज की उस बुराई को बताया गया है कि लड़कियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। ठीक है, और अगर यही दृष्टिकोण रहता तो समाज किस गर्त में चला जाता, कैसे समाज होता। ठीक है, इन सारी बातों को यहाँ बताया गया है। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर समझो कि परीक्षा में कैसे लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। भाई देखो पक्का रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि देखो दोनों के बिना गृहस्थी नहीं चलती, दोनों के बिना शादी भी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति और समृद्धि का कारण भी बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि या हम ये मान लें कि नर बहुत श्रेष्ठ है, यानी कि आदमी बहुत श्रेष्ठ है, आदमी ने ही सभ्यता का विकास किया है, तब भी ये बात गलत है। और अगर हम ये भी मान लें कि भाई नारियों ने ही सब कुछ किया है, नारी ना होती तो संसार ना होता, ये भी बात गलत है। दोनों के संयोग से ये संसार आया है, और हर रिश्ता दोनों के, शादी जैसा जो रिश्ता होता है वो नर और नारी यानी कि पति और पत्नी दोनों के संबंधों से, दोनों की बराबरी से वो रिश्ता चलता है। ठीक है, वरना वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न की सार्थकता थी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कई वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो देखो बेटा इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है उमा। ठीक है, उमा जो है वो इस कहानी की नायिका या हीरोइन है। ठीक है, अब क्यों है भैया, तो यहाँ देख लो कि पूरी की पूरी जो एकांकी है, एकांकी किसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, एकांकी उमा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, गिर्द घूमती है। ठीक है, बाकी जब जो जो भी चरित्र आपको दिखाए जाते हैं उमा के अलावा, वो सारे के सारे जो चरित्र हैं वो केवल सहायक पात्र हैं। ठीक है, दूसरी चीज उमा ही इस कहानी का मेन धागा है, और वो ही अंत में इस कहानी को या इस एकांकी को दिशा देती है, ये कहते हुए कि जरा शंकर की रीढ़ की हड्डी के बारे में भी जांच कर लो कि भाई तुम्हारे लड़की की रीढ़ की हड्डी है कि ऐसा ही है तुम्हारा लड़का। ठीक है, तो यहाँ इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि उमा जो है वो इस कहानी की नायिका है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो भैया राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं क्या है। राम स्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा से संपन्न व्यक्ति हैं, परंतु एक मजबूर पिता है। अब भाई मजबूर पिता क्यों है, क्योंकि देखो उस पिता की मानसिकता सोचो कि जिसे अपनी बेटी की योग्यता छिपानी पड़ रही है, ठीक है, तो समाज में क्या स्थिति हुई होगी। ठीक है, तो एक मजबूर पिता की भूमिका भी है। वह एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक है, परंतु बेटी के विवाह के समय यह शिक्षा में
छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उसकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती बड़े ही लालची वाले हैं। हाँ तो बेटा देखो, लड़का वाला तो लालची होता ही है, ठीक है। और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की संपन्नता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वह अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा बताया गया है कि जो लड़के वाले हैं, यानी कि जो क्या नाम से उनका, जो लड़के वाले हैं ना, जो गोपाल प्रसाद जी हैं, ठीक है, तो उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही लालची वाला व्यवहार है। कहते भी है ना कि लड़के वाले लालची होते हैं, तो सारे लड़के वाले लालची नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे गोपाल प्रसाद का कैरेक्टर है कि भाई लड़का जो है उनका मेडिकल में सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, ठीक है, पर उन्हें दहेज चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ भी पता चलती है कि भाई उनका जो कैरेक्टर है वो लालच से भरा हुआ एक लालची इंसान का कैरेक्टर है, ठीक है। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आइए बेटा समझते हैं। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य स्त्री पुरुष की समानता का पक्ष रखना, ठीक है, कि भाई स्त्रियां भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने पुरुष महत्वपूर्ण है। दोनों के सहयोग से ही तो रिश्ता जो है वो खिलता है, जो संबंध है, जो संसार है वो चलता है, ठीक है। फिर लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को भी समाज में व्यक्त किया गया है। देखो यहाँ ना लड़कियों को विवाह में जो जो समस्याएं आती हैं उन सारी बातों को बताया गया। पहला दहेज की समस्या, दूसरा सुंदरता की समस्या, तीसरा एजुकेशन की समस्या, ठीक है, और चौथी जो समस्या आती है वो आती है व्यवहार की समस्या। सबको ऐसा लड़की चाहिए जो गाय होता है, पर गाय कोई नहीं होता है, ठीक है। सबका अपना एक व्यक्तित्व होता है और उसी व्यक्तित्व के हिसाब से आदमी विकसित होता है, उसी व्यक्तित्व के हिसाब से आदमी जीता है, ठीक है। और वो व्यक्तित्व जो है ना वो शादी के अंदर बहुत ज्यादा बाधा लेकर आता है लड़कियों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगली विशेषता की ओर। तो देखिए बेटियों के विवाह के समय पिता की परेशानियों को बेनकाब किया गया है। ये इस कहानी का बेटा छुपा हुआ पर महत्वपूर्ण पहलू है कि एक बेटी की शादी करने में पिता बड़ा परेशान होता है, ठीक है। फिर देखिए स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। तो हाँ भाई ये बात भी सही है कि भाई स्त्री शिक्षा के प्रति जो दोहरी मानसिकता है उसको भी बेनकाब किया गया है। स्त्री को भी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देने का पक्ष रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ 5 विशेषताएं थी जो इस एकांकी का मूल उद्देश्य मानी जाती हैं और एकांकी की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो भैया हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। पहला तो यह है कि हम अपने आप से शुरुआत करें और नारियों का सम्मान हम अपने हृदय से करें, ठीक है, ना कि दिखाने के लिए करें, ठीक है। और दूसरों को लिए भी इसको प्रेरित करें, जैसे घर में कोई छोटा भाई बहन हो या बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। फिर स्त्री शिक्षा को बढ़ावा भी दे सकते हैं, तो ये काम तो सभी कर ही रहे हैं, हम भी अपने स्तर पर कर सकते हैं। नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें बचाने के लिए भी अब हम प्रेरित हो सकते हैं। दहेज जैसी विरोधी नीतियों को हम जो है वो डिनाई कर सकते हैं कि भाई हमें दहेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हम जो हैं वो स्त्रियों को उचित सम्मान दिला सकते हैं, उनकी गरिमा की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये था इस बार का चैप्टर। अब मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तो आपके इस चैप्टर से ना कृतिका का जो एंड हो जाता है इस बुक का, ठीक है। अब अगले सेशन में हम पढ़ेंगे ग्रामर और उसके साथ पढ़ेंगे रचनात्मक कौशल। अब अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मन में खटक रही है कि सर ये चीज़ हमें पूछना है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आए, तो बेटा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।